नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। इसके पिछले एपिसोड में मैंने लक्ष्मीबाई की कहानी शुरू की थी, तो कहानी का अगला भाग सुनते हैं। आज भले ही यह बात हास्यास्पद लगे, किंतु सच यही है कि मनुबाई का विवाह सिर्फ 7 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उस समय प्रचलन बाल विवाह का था। मनुबाई अभी एक अबोध बालिका ही थी कि सामाजिक प्रथा के अनुसार उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे। हालांकि आज के समाज में 18 वर्ष से कम की उम्र में शादी गैर कानूनी है, लेकिन तब बाल विवाह की प्रथा थी, जिसकी वजह से उन्हें बालिकाओं की शादी कम उम्र में प्रौढ़ से होती थी और वो जब बड़ी होती थी तब तक वो विधवा हो चुकी होती थी और उन्हें सती होना पड़ता था। इस प्रचलन को ख़त्म करने में की बहुत ही रोचक कहानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से शुरू किया। जिस समय की प्रथा थी कि हिंदू समाज में पति के मर जाने के बाद स्त्रियां सती हो जाया करती थी, उस कुप्रथा को तोड़ने का एक बहुत बड़ा साहस समझिए लक्ष्मीबाई ने किया था। तो उनका भी बाल विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया। वो अभी एक अबोध बालिका ही थी कि सामाजिक प्रथा के अनुसार उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे और रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज, वह भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय, और मोरोपंत हुए एक मराठा ब्राह्मण। कालचक्र के कारण वह पूर्व पेशवा बाजीराव के आश्रय में ब्रह्मावर्त में रह रहे थे। यहाँ उन्हें अपने कुल के अनुरूप कोई भी योग्य वर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो बहुत चिंतित थे। 7 वर्ष की अबोध बालिका का विवाह, जिसका अभी बचपना ही है, वो क्या विवाह कार्य समझती। उसके लिए तो केवल गुड्डी गुड़िया का खेल था विवाह, और उसके लिए विवाह संस्कार का कोई अर्थ समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी तो एक बार झांसी के राज में एक राजपुरोहित पंडित तात्या दीक्षित पेशवा बाजीराव से मिलने आए। पंडित तात्या दीक्षित प्रकांड ज्योतिष थे। मोरोपंत उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी समस्या पंडित जी को सुनाई। पंडित जी को उन्होंने बताया कि वो मनुबाई के लिए बहुत ही परेशान है उसके विवाह को लेकर। तो पंडित तात्या दीक्षित ने मनुबाई की जन्म कुंडली देखी और बहुत ध्यान देने पर और सूक्ष्म विचार कर उन्होंने कहा कि इस कन्या की जन्म कुंडली में राजयोग है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका विवाह किसी साधारण घर में नहीं होगा, इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। और फिर भी आप पिता हैं तो प्रयास करिए, आपका कर्तव्य है और मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन ये सब बेकार है। प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जान सकता। और ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर हालांकि मोरोपंत को बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद ज्योतिष वापस चले आए। झांसी के राजा गंगाधर राव भी उधर पौर हो चले थे, लेकिन उनको अभी तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने फिर से विवाह करने की इच्छा जताई और उन्होंने यह अपने सभासदों के सामने अपनी इच्छा रखी। पंडित तात्या दीक्षित ने मनुबाई के विषय में विस्तार से बताया तो गंगाधर राव उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित हो गए। राज ज्योतिष ने मनुबाई के रूप, सौंदर्य, जन्म कुंडली आदि के बारे में बताया तो राजा अपनी प्रौढ़ अवस्था को भी भूल गए और उन्होंने सोचा कि शायद यही स्त्री रत्न वंश बेल के लिए कदाचित अच्छी हो। अतः मनुबाई और गंगाधर राव का विवाह तय हो गया। संबंध निश्चित हो जाने के कुछ ही दिनों बाद 1842 ईस्वी में 7 वर्षीय मनुबाई का विवाह झांसी के प्रौढ़ राजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुआ। मनुबाई का विवाह हो गया। अब वो मनुबाई से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी।
गंगाधर राव की महारानी लक्ष्मीबाई। पिता मोरोपंत तांबे अपना कर्तव्य पूर्ण कर असीम हर्षित थे। कहाँ बाजीराव का वेतनभोगी एक समान सेवक और कहाँ झांसी के राज परिवार से संबंध। उन्हें तो स्वप्न में भी इस तरह के संबंध की आशा नहीं रही होगी। इस विवाह से लक्ष्मीबाई को कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ, यह एक बात का प्रश्न है, हो सकता है, किंतु अपने पितृपक्ष के लिए वह अवश्य लक्ष्मी सिद्ध हुई। विवाह के बाद मोरोपंत और उनके संबंधियों को गंगाधर राव द्वारा अनेक पुरस्कार दिए गए। मोरोपंत को 300 रुपये मासिक पर झांसी के दरबार में एक उच्च पद दे दिया गया। आज से 150 वर्ष पूर्व 300 रुपये एक बहुत बड़ी धनराशि थी। वह झांसी राज दरबार के सर्वोच्च सभासद बन गए। उनके संबंधियों को भी झांसी राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया। मनुबाई की विवाह से लगभग 3-4 वर्ष पूर्व ही उसकी माँ का देहावसान हो गया था। पुत्री पर भी माता का सहाय न पड़े, इसी विचार से मोरोपंत ने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। पुत्री लक्ष्मीबाई बन जाने पर वह सर्वथा अकेले रह गए थे। अब वह पहले की तरह गरीब भी नहीं रहे थे, अतः अब वो भी विवाह करने का विचार करने लगे और उन्होंने अपना दूसरा विवाह चिमनबाई से कर लिया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी द्वितीय पत्नी मनुबाई के समान बालिका न होकर एक पूर्ण युवती थी। सिर्फ इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। उनकी यह पत्नी गुगलसराय के एक कुलीन ब्राह्मण वासुदेव शिवराव मानवलकर की पुत्री थी। पुत्री के विवाह के बाद मोरोपंत अपने नए पद और नवीन गृहस्थी का सुख भोगने लगे। राजा गंगाधर राव झांसी के राजा थे और उनका यह राज्य राजधानी झांसी के नाम पर झांसी नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। गंगाधर राव स्वयं मराठा ब्राह्मण थे और वह मध्य भारत कैसे आ पहुँचे, उन्हें इस राज्य की कैसे प्राप्ति हुई, इत्यादि प्रश्नों के समाधान हेतु झांसी राज्य के संक्षिप्त इतिहास का परिचय देना जरूरी होगा। यही परिचय आगे चलकर प्रस्तुत चरित्र नायिका झांसी की रानी के अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का औचित्य भी सिद्ध करेगा। झांसी के प्राचीन इतिहास के विषय में विद्वानों को कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसका कुछ वर्णन सर्वप्रथम 1500 ईस्वी में हुआ। पहले वहाँ ओरछा नरेश बोरसिंह देव तथा वीरसिंह का राज था। वीरसिंह का राज था। उनके शासन काल में झांसी एक गाँव बनता था। उन्होंने झांसी से एक दुर्ग का निर्माण कराया था जो आज भी भग्नावस्था में अपना अतीत की गौरव गाथा का साक्षी है। सन 1602 में राजा वीर सिंह देव ने अकबर के पुत्र समझौता सलीम के कहने पर अकबर के प्रख्यात सभासद अब्दुल फजल की युद्ध में मारा था। तो कुंती में चतुर अकबर ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और युद्ध का सेनापति समझौता सलीम को ही बना कर दिया। मुगलों की विशाल सेना का सामना करने से स्वयं को असमर्थ देख वीर सिंह देव ने शत्रु का प्रत्यक्ष सामना न करने में ही अपना स्थिति समझा। वह करौटे की शरण में चले गए। इस तरह से बुंदेलखंड पर मुगलों का अधिकार हो गया। समय में करवट बदली। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर के नाम से सम्राट बन गया और उसने वीर सिंह देव को क्षमा ही नहीं किया, अपितु 1605 ईस्वी में उनका राज्य भी वापस कर दिया। 1627 में शहजादा भारत सम्राट बना। उसके साथ वीर सिंह देव के संबंध मित्रतापूर्वक नहीं रह सके, अतः उसने बुंदेलखंड का राज्य वीर सिंह देव से छीनकर 1642 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया और इसके बाद लगभग 65 वर्षों तक वहाँ मुगलों का ही शासन रहा। सन 1707 में तत्कालीन मुगल सम्राट ने झांसी की जागीर छत्रसाल को दे दी। छत्रसाल एक योग्य शासक सिद्ध हुए और उनकी प्रजा उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उनका गुणगान करने लगी।
कुछ ही समय में उन्होंने संपूर्ण बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। उनकी लोकप्रियता इलाहाबाद के नवाब औरंगजेब तथा मालवा के सूबेदार को सहन नहीं हुई। वे जब तब छत्रसाल के साथ पैर लेने लगे, किंतु छत्रसाल के सामने उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी और दोनों शत्रु छत्रसाल को किसी भी प्रकार अपने अधीन करना चाहते थे और इसलिए तभी मालवा के सूबेदार ने उनके पास एक संदेश भिजवाया और जिसमें कि कहा गया कि छत्रसाल उसे कर देना स्वीकार कर कि वह यानी छत्रसाल कर देना स्वीकार कर लेते, अन्यथा उन्हें उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट है कि यह संदेश न होकर एक खुली धमकी थी। भला परम स्वाभिमानी वीर छत्रसाल इसे कैसे स्वीकार करते? उन्होंने इस संदेश के उत्तर में मालवा के सूबेदार को लिखा, मेरा यह देश देवगढ़ या दक्षिण के नरेश का राज नहीं है, जो कि तुम मुझे हराकर लूटते रहो या बराबर लूटते जाओगे। मेरा राज्य वह बाद का नगर भी नहीं है जिसके बड़े बड़े महलों पर तुमने अधिकार कर लिया था। न ही मैं व्यापारी हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। न मेरा देश कोई देव मंदिर है जहाँ तुम जूते पहन अंदर भी चले आते हो। तो वहाँ के पुजारी अपमान को चुपचाप सहन कर लेते हैं। मैं महाराजा चंपत राय का पुत्र हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारे साथ जब चाहो दो हाथ करने को तैयार हूँ। यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो तुम्हारा मुझसे कर मांगना तो दूर, उल्टे तुम्हें ही मुझे चौथ देनी पड़ेगी। मालवा का सूबेदार जब इस उत्तर को सुना तो आग बबूला हो गया। उसने इसे खुला अपमान समझा। उसने छत्रसाल को सबक सिखाने की ठानी। वह अकेले उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए इलाहाबाद के नवाब से सहायता मांगी तथा मुगल सम्राट को भी सहायता के लिए सहमत कर लिया। अपनी तथा इन दोनों की विशाल सेनाएं लेकर वह छत्रसाल पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। छत्रसाल समझ गया कि शत्रु की विशाल सेना का सामना करना कठिन कार्य है, इसलिए महाराष्ट्र नरेश छत्रपति साहू के पेशवा बाजीराव प्रथम को पत्र लिखकर उनसे सहायता मांगी। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा, आपके सनातन धर्म भी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही मैंने युद्ध अपने ऊपर लिया है। उधर सम्राट की पूर्ण शक्ति और इधर मैं अकेला न केवल धर्म के ही सहारे लड़ा हूँ। यदि ऐसे समय में आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपके लिए भी सनातन धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। कहा जाता है कि छत्रसाल ने यह पत्र 100 दोहों में लिखा था, जिनमें निम्न दोहा विशेष उल्लेखनीय है। जो गति ग्राह गजेंद्र की सी गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजा लाज। इसका मतलब है कि जो दशा आज ग्राह से गजेंद्र की हो गई, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। आज बुंदेला छत्रसाल अपने जीवन की बहुत बड़ी बाजी हार जाएगा। अतः हे बाजीराव, मुझे अपमानित होने से बचा लो। पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल की ऐसी दुख की घड़ी में सहायता देना अपना पुनीत कर्तव्य समझा। उन्होंने छत्रसाल को उत्तर देते हुए लिखा, धर्म की रक्षा के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। आप तो स्वयं वीर हैं, अतः आप स्वयं ही दिल्ली साम्राज्य को नष्ट करने में समर्थ हैं। कहा जाता है अपने इस उत्तर में बाजीराव ने निम्नलिखित दोहा लिखा था, वे होंगे छत्ता पत्ता तुम होगे छत्रसाल, वे दिल्ली का ढाल तो तुम दिल्ली ठाहन वार। अर्थात वे तुम्हारा शत्रु यदि छत्ता पत्ता यानी छत डालने वाले हैं तो तुम छत्रसाल यानी छत का नष्ट करने वाले हो। यदि वे दिल्ली की ढाल हैं तो तुम दिल्ली के अस्तित्व को निकाल देने वाले हो।
अठारहवीं स्वर्णलता छत्रपति साहू की आज ऐसे बुंदेलखंड की वो निकल पड़ी और लगभग 21-22 दिनों में बुंदेलखंड पहुँच गई। छत्रसाल और मराठा सेना का मुगलों की 60,000 सेना के साथ हुआ, जिसमें शत्रु सेना हार गई। शत्रु समझ गए कि प्रतिपक्षी से और अधिक युद्ध करने का अपना सर्वनाश करना है, अतः उन्होंने अपना हित समझा। उनकी सेना नहीं चली। इस प्रकार मराठा की सहायता से छत्रसाल शत्रु का मार्गदर्शन करने में, मान मर्दन करने में समर्थ हुए। ने उनसे संधि कर ली। संधि के बाद महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से पन्ना में भेंट की। पन्ना उस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी। छत्रसाल ने कहा, बाजीराव प्रथम किया और उनके इस उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और इसके बाद पेशवा वापस महाराष्ट्र लौट गए। यहीं से मराठे के बुंदेलखंड में नए बात होता है। यद्यपि पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल की सहायता निरपेक्ष भाव से की थी, फिर भी इस कृपा से छत्रसाल बाजीराव से अभिभूत हो गए थे और इस युद्ध के समय छत्रसाल वृद्ध हो चले थे। बाजीराव प्रथम को इस सहायता के कारण वह अपने पुत्र के समान मानने लगे, अतः अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने राज्य को 3 भागों में बांटा, जिसमें से 2 भाग अपने दोनों पुत्रों को और तृतीय भाग बाजीराव प्रथम को दे दिया। यहीं से मध्य भारत में मराठा ब्राह्मणों के राजवंश की नींव पड़ती है। पेशवा बाजीराव को मिले इस राज्य की तत्कालीन वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए थी। मराठा की सत्ता का केंद्र महाराष्ट्र होने से बुंदेलखंड के इस राज्य को बाजीराव ने अपने नीचे नियंत्रण में नहीं रखा, अपने सीधे नियंत्रण में नहीं रखा, हालांकि अपितु इसकी निम्नलिखित 3 भाग कर दिए: सागर, गुगलसराय और जालिम की जागीर। पेशवा बाजीराव प्रथम की एक मुसलमान नर्तकी रखैल थी, जिसका नाम मस्तानी था। मस्तानी से प्रेम प्रसंग के कारण उन्हें विवाद का विषय बनना पड़ा। बाजीराव उसे अपनी रानी समझते थे। यद्यपि मराठा सरदार मस्तानी को पूर्ण सम्मान देते थे, लेकिन उनकी दृष्टि में बाजीराव की मस्तानी एक रखैल ही रही थी। यह समस्त प्रेम कथा मराठा इतिहास का एक दुखद अध्याय है। मस्तानी से पेशवा बाजीराव का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शमशेर बहादुर था। उसकी शिक्षा दीक्षा पेशवा के अन्य पुत्री के सम्मान ही हुई और पेशवा की सभा में उसे वही सम्मान प्राप्त था जो पेशवा के अन्य पुत्रों को। छत्रसाल से प्राप्त हुए इस राज्य का एक भाग, जिसमें अलसी और दादशादा के क्षेत्र आते थे, पेशवा ने शमशेर बहादुर को दे दिया और उस क्षेत्र की तत्कालीन वार्षिक आय 40 लाख रुपए थी। 1816 तक क्षेत्र पर शमशेर बहादुर के वंशजों का अधिकार रहा। 1817 में इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया और राज्य के स्वामी को 4 लाख रुपए पेंशन नियत कर दी। शमशेर बहादुर के वंशज आज भी मध्य प्रदेश में इंदौर आदि स्थानों पर रहते हैं। उपर्युक्त 80 लाख रुपए के क्षेत्र के बाद 20 लाख आय का झांसी का क्षेत्र शेष रह गया। पेशवाओं के अभिलेखों से स्पष्ट यही नहीं होता कि सर्वप्रथम झांसी का मराठा राज्यपाल किसे बनाया गया। संभवतः पहले गंगाधर पन को ही इस पद पर नियुक्त किया गया। एक बार उसका प्रतिनिधि मल्हार कृष्ण राज में कर लेने गया था तो ओरछा के बुंदेलों ने उसे उसके 2 पुत्रों सहित धोखे से मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर पेशवा ने ओरछा पर चढ़ाई कर दी। वहाँ का राजा बंदी बना लिया गया, राजमहल में भूमिसात कर दिए गए तथा राजधानी में गधों से हल फिरवा दिया गया। इसके बाद झांसी का सूबेदार गोविंदराव पंत को बनाया गया। 1742 में इस पद पर नारा शेखर मोतीवाले की नियुक्ति हुई। वह इस पद पर 14 वर्षों तक रहे। पेशवा के पास राज्य की आय का
निश्चित भाग भेजना भी बंद कर दिया और 1757 में उसे वापस बुला लिया गया। उसने पेशवा को न जाने क्या प्रभावित किया कि उसे एक उच्च पद दे दिया गया और वह सदा मूल्यवान मोतियों का हार पहनता था, इसलिए उसे मोती वाले की उपाधि दी गई। सन 1756 ईस्वी में झांसी में ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकार में कर लिया। गुसाई पहले झांसी के स्वामी रह चुके थे। कदाचित इसी विद्रोह के कारण नारी शंकर सोमोती वाले को वापस बुला लिया गया था। झांसी में गुसाइयों के विद्रोह का दमन करने के लिए पेशवा ने एक वीर पुरुष रघुनाथ हरि नेवालकर को सूबेदार बनाकर झांसी भेजा। रघुनाथ हरि नेवालकर ने इस विद्रोह को कुचल डाला। उसकी इस सफलता से प्रसन्न होकर पेशवा ने उसे झांसी के सूबेदारों के साथ ही 10,000 वार्षिक की एक जागीर भी वंश परंपरागत रूप से सदा के लिए दे दी। इन गुसाइयों के बुंदेलखंड में आनंद, आमाद, आख्यान और नागा नाम के 4 मठ थे। ये मठ युद्ध में उनकी सहायता करते थे। रघुनाथ हरि ने इस व्यवस्था को समाप्त कर इन्हें झांसी राज्य में मिला लिया। यही रघुनाथ हरि राजा गंगाधर राव के पूर्वज थे, जिन्हें सर्वप्रथम झांसी का राज्यपाल बनाया गया। उनके पूर्व पुरुष पहले महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के पावक नामक गांव में रहते थे। उनमें कुछ व्यक्ति पेशवाओं का शासन आराम होने पर खानदेश चले गए थे, जो बाद में पेशवा और होलकर की सेनाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। बुंदेलखंड में मराठों का अस्तित्व सुदृढ़ करने में रघुनाथ हरि नेवालकर की सहायता उनके 2 छोटे भाइयों लक्ष्मण राव और शिवराव भाऊ ने भी की थी। वृद्ध हो जाने पर रघुनाथ हरि नेवालकर ने झांसी की सूबेदारी शिवराव साहू को सौंप दी और स्वयं वाराणसी चले गए। वहीं सन 1795 में उनका निधन हुआ। जिस समय शिवराज भाऊ झांसी के राज्यपाल बने, उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए। उनके शासन में राज्यों में अव्यवस्था फैल गई। मराठा सरदार स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने लगे। अंग्रेजों ने इसे उचित अवसर देखकर उनके राज्य में हस्तक्षेप किया और जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पेशवा को अपना पद छोड़ना पड़ा। शिवराज भाऊ के 3 पुत्र थे, कृष्ण राव, रघुनाथ राव तथा गंगाधर राव। ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण राव की मृत्यु शिवराज भाऊ के जीवन काल में ही हो गई थी, जिससे उन्हें अत्यंत दुख हुआ और राज्य से विरक्ति हो गई थी। अतः वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रह्मावर्त चले गए। तब कृष्ण राव के अल्पवयस्क पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का शासक बनाया गया और उसकी माँ सबूबाई उनके नाम पर शासन का संचालन करने लगी। इस कार्य में झांसी का पूर्व मंत्री गोपाल राव उसकी सहायता करता था। धीरे धीरे रामचंद्र राव बड़ा हुआ। उसने राज्य का शासन भार अपने नियंत्रण में लेना चाहा। सबूबाई इतने समय तक शासन का सुख भोग चुकी थी, इसलिए उसने पुत्र की यह भूमिका पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता को माता नहीं होती। परंतु सखूबाई के संदर्भ में यह कथन सर्वथा गलत सिद्ध हुआ। वो अपने पुत्र के प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगी। रामचंद्र राव ने उसके कार्यों का विरोध किया और सखूबाई समझ गई कि देर सवेर उसे शासन सत्ता पुत्र को सौंपनी पड़ेगी। अतः उसने एक क्रूर निर्णय लिया कि रामचंद्र राव को सदा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए और अपने पुत्र की हत्या के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। रामचंद्र राव को तालाब में तैरने का बहुत शौक था। वह घंटों झांसी के लक्ष्मीबाई ताल में तैरता था। सखूबाई ने उस तालाब में रात्रि से गुप्त रूप में उल्टे भाले गड़वा दिए ताकि उसमें कूदते ही रामचंद्र राव का प्राण अंत हो जाए। सबूबाई की इस क्रूरतम योजना का पता रामचंद्र राव के एक परम विश्वास पात्र सेवक
लालू कोदलकर को लग गया। उसने स्वामी को सारी बात बता दी। परिणाम स्वरूप रामचंद्र राव को बच गया, किंतु लालू कोदलकर को सखू भाई के प्रतिशोध रूप अपनी प्राणों से हाथ धोने पड़े। सब कुछ जानते हुए भी माँ के परिवार के भय से रामचंद्र राव को मौन रहना पड़ा, किंतु सखू भाई का यह दुष्कृत्य अधिक दिन तक छुपा नहीं रह सका। कुछ ही दिनों में सभी मंत्री और प्रजा को इस विषय में ज्ञात हुआ तो सारे राज्य में सखू भाई के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया। प्रजा इसके विरुद्ध विद्रोह पर उतर आई और उसे बंदी बना लिया गया और कारावास में ही उसकी मृत्यु हुई। तो इसी समय अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ कर दिया और 13 जून 1817 को अंग्रेजों ने पेशवा से बुंदेलखंड के सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिए। जब अंग्रेजों को बुंदेलखंड में नवीन अधिकार प्राप्त हो गए थे, उस समय झांसी में रामचंद्र राव का शासन था, जो अपने मंत्री गोपाल राव की सहायता से राजकार्य चलाता था। इसके बाद रामचंद्र राव के अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे। सन 1832 के विलियम बेंटिंग ने रामचंद्र राव के सम्मान में झांसी में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें रामचंद्र राव को महाराजाधिराज और फितवी बादशाह जाने इंग्लिस्तान की सम्मानजनक उपाधियां दी गई। दुर्भाग्य से रामचंद्र राव अधिक दिनों तक राजसुख का उपभोग नहीं कर सका और 1835 में उसकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ राव की मृत्यु पर फिर यह प्रश्न उठा कि राज सिंहासन पर किसे बैठाया जाए, क्योंकि उसका कोई वैध पुत्र नहीं था। उत्तराधिकारी के चयन के लिए 4 नाम सामने आए। रघुराव राव के छोटे भाई गंगाधर राव, रामचंद्र राव का दत्तक पुत्र कृष्ण राव, रघुनाथ राव की रखैलवादी गजरा का पुत्र अली बहादुर तथा रघुनाथ राव की महारानी। इन सभी नामों पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्वालियर राज्य के रेजिडेंट स्पीयर्स ने की। सभी नामों और उनके दावों पर विचार करने के बाद आयोग ने गंगाधर राव को सभी प्रकार से उसके योग्य पाया, अतः उनके नाम की संस्तुति अंग्रेज सरकार द्वारा भी मिल गई और इस प्रकार गंगाधर राव झांसी के शासक बन गए। किंतु अभी उन्हें संपूर्ण अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि रघुनाथ राव के दुष्प्रबंध के कारण झांसी राज्य पर कई लाख रुपयों का ऋण चढ़ गया था। अतः अंग्रेज सरकार ने इस ऋण के चुक जाने के बाद ही पूर्ण अधिकार देने का प्रतिबंध रखा था। राजा गंगाधर राव एक कुशल शासक थे और उनके प्रयत्नों से झांसी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और लक्ष्मीबाई से विवाह हो जाने के कुछ ही वर्षों में राज्य पर चढ़ा हुआ सभी ऋण भी चुका दिया गया। इस प्रकार लक्ष्मीबाई अपने पति के लिए लक्ष्मी स्वरूप सिद्ध हुई, जिस तरह से वो अपने पिता के लिए लक्ष्मी स्वरूप सिद्ध हुई थी। समस्त ऋण चुक जाने पर उन्हें राज्य के सभी अधिकार प्राप्त होने का समय आ गया था और इसकी सूचना बुंदेलखंड के राजनीतिक अभिकर्ता कर्नल स्लीमन अंग्रेज सरकार के पास भेज दी। सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देना स्वीकार कर लिया और इन सब बातों के स्वीकार हो जाने पर गंगाधर राव ने अपना राजाधिकार प्राप्ति उत्सव मनाया और इस अवसर पर राजनीतिक अभिकर्ता ने झांसी राज्य के कोष में बचे हुए 30 लाख रुपए भी उन्हें सौंप दिए। उन्हें बहुमूल्य खिलत भेंट की। राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों, सामंतों, जागीरदारों आदि ने भी महाराज गंगाधर राव को बहुमूल्य भेंट समर्पित की और झांसी में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए गंगाधर राव ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने सर्वप्रथम शासन कार्य में परामर्श देने के लिए कुछ योग्य और अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति की। राघव रामचंद्र संत नामक एक अल्पमत बुद्धिमान
और योग्य व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसी के परामर्श पर नरसिंह राव को राज दरबार में विधि परामर्शदाता बनाया गया। न्यायाधीश के पद पर नाना मोपटकर की नियुक्ति की गई। झांसी राज्य तथा उसके अधीनस्थ जागीरदारों की कुल सेना 5000 थी। महाराज गंगाधर राव का स्वभाव अत्यंत विनम्र और मधुर था, किंतु शासन कार्य में वह बड़े कठोर थे। जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है वह यथासंभव अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए, यह उनके शासन का सामान्य नियम था। इसमें विलंब होने पर संबंधित व्यक्ति को सम्राट के सामने उपस्थित होना पड़ता था। उन्हीं राज्योचित होने के कारण आदेश भी उनसे बड़े अधिकारियों के करने का सम्मान करते थे। पर परिस्थितियों में सामान्य ब्राह्मण व्यक्ति को रानी लक्ष्मीबाई यही रानी लक्ष्मीबाई जब विवाह से पूर्व मनुबाई थी, एक बार नाना साहब द्वारा हाथी में न बैठाने पर वह करने लगी थी। उस समय जब पिता में से भाग का उल्लंघन हुआ, उसने कहा था मेरे भाग में एक से 10 हाथियों में बैठना लिखा है। इसे नियति का एक विचित्र संयोग ही कहा जाएगा। आज वही मन्नूबाई अपने पति राजा गंगाधर राव के 22 हाथियों की स्वामिनी थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बैठने के लिए एक सुंदर हाथी चुन लिया और गंगाधर राव उनकी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने उस हाथी के लिए सोने चांदी के ताड़ों से मढ़ा हुआ झूला बना दिया। उसके दांत सोने से मढ़ दिए गए तथा उसे अनेक प्रकार के सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। उस पर बैठकर महारानी लक्ष्मीबाई घूमने जाती तो उनकी प्रजा बहुत उत्सुकता से उनके दर्शन करने लगती। उनको घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। पतिगृह में की यह इच्छा भी पूर्ण हो गई। उनकी घुड़सवारी के लिए महाराज गंगाधर के कई उत्तम घोड़े खरीदे थे। महाराज गंगाधर राव ने कई उत्तम घोड़े खरीदे थे और यही नहीं, उन्होंने महारानी के लिए एक बहुमूल्य एवं भव्य पालकी भी बनवाई, जिसे 1 दर्जन कहार उठाते थे। उन कहारों के लिए भी विशेष प्रकार के सुंदर वस्त्र बनाए गए। शासन प्रबंध हो जाने पर, व्यवस्थित हो जाने पर महाराज गंगाधर राव ने तीर्थ यात्रा का विचार किया और इस विषय में उन्होंने गवर्नर जनरल को सूचना भी दे दी और अंग्रेज सरकार की ओर से उनकी यात्रा का समुचित प्रबंध कर दिया गया। तब माघ शुक्ला सप्तमी संवत 1907 को वह पत्नी सहित तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। संभवतः वह इस तीर्थ यात्रा में गया, प्रयाग आदि होते हुए अंत में वाराणसी पहुँचे। यह नगरी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि थी। वहाँ पहुँचने पर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। सभी तीर्थों में राजा और रानी ने पूजा, दान आदि धार्मिक कार्य संपन्न किए। फिर वह वापस झांसी लौट आए। तीर्थ यात्रा की कुछ घटनाओं से महाराज गंगाधर राव के स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। इस यात्रा के लिए मार्ग में सभी स्थानों पर उनके लिए अंग्रेजी सरकार ने समुचित व्यवस्था की तथा सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी। वाराणसी पहुंचने पर एक अधिकारी राजा गंगाधर राव को नहीं पहचान पाया, अतः उसने उनके सम्मान पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस पर महाराज रुष्ट हो गए। जब उसे अपनी भूल के विषय में ज्ञात तो उसने महाराज से क्षमा याचना की। महाराज ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार गंगाधर राव के इस व्यवहार के विरुद्ध अंग्रेज उत्तराधिकारी हमेशा सतर्क रहते थे और गंगाधर राव एक बहुत बड़े राजा हैं उनका। इस प्रकार एक स्थान पर राजेंद्र बाबू नामक एक बंगाली महोदय ने भी महाराज के समक्ष खड़े होकर अभिवादन नहीं की और इस पर राजा गंगाधर राव के समक्ष खड़े होकर तो राजा राव कुपित हो गए और उसे करादंड दिया। राजेंद्र बाबू अच्छी पहुंच वाला व्यक्ति था। उसने गंगाधर राव के इस व्यवहार के विरुद्ध अंग्रेज के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दिया, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ निकला। उससे कहा गया कि गंगाधर राव एक बहुत बड़े राजा हैं, उनका उचित सम्मान करना प्रत्येक का कर्तव्य है।
यदि आप उनका उचित सम्मान नहीं करना चाहते तो यही अच्छा रहता कि आप घर में बैठे रहते। तो इस तरह के वाक्यों से पता चलता है कि उन कितने बड़े स्वाभिमानी व्यक्तित्व के मालिक थे। कहा जाता है कि जिस समय गंगाधर राव ने झांसी में अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया, उसी समय उन्होंने अंग्रेजों से अपनी भी एक शर्त मनवा ली कि वह अंग्रेज सेना प्रति वर्ष दशहरे के दिन उन्हें सलामी देगी और एक बार दशहरा रविवार के दिन पड़ा। अतः अंग्रेज सेना के अधिकारी ने उनके पास सूचना भेजी कि रविवार की छुट्टी के कारण अंग्रेज सेना उन्हें सलामी नहीं दे सकेगी। इस सूचना के मिलने पर महाराज गंगाधर राव अत्यंत क्रोधित हुए और तत्काल अपनी सजी धजी सेना के साथ अंग्रेज सेना की छावनी जा पहुँचे। उन्होंने उस सैनिक अधिकारी से उस धृष्टता का स्पष्टीकरण मांगा। विवश होकर उसे महाराज से क्षमा मांगनी पड़ी और सलामी परेड में भाग लेना पड़ा। सन शुक्ला एकादशी 1908 को महारानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ। पुत्र रत्न पाकर महाराजा महारानी दोनों प्रसन्न थे। सारे राज्य में मंगल गाया गया, लेकिन संपूर्ण झांसी में प्रसन्नता का सागर ही लोड़े लेने लगा। महाराज ने दीन दुखियों, याचकों, ब्राह्मणों आदि के लिए अपने कोष खोल दिया। महाराज को अपना जीवन सफल जान पड़ा। महारानी को पुत्र लाभ से अपनी नारी की समग्रता का अनुभव कर फूली न समाई, लेकिन संभवतः भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। यह प्रसन्नता क्षणिक सिद्ध हुई और केवल 3 माह में ही वह पुत्र इस संसार से चल बसा और इस पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव को भारी आघात पहुंचा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अंत में वह गंभीर रूप से अस्वस्थ होने लगे। अनेक प्रकार से चिकित्सा उपचार होने पर भी उनकी दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अक्टूबर 1853 की नवरात्रि में उन्होंने कुल देवी महालक्ष्मी की उपासना की। इसमें उन्हें कुछ परिश्रम करना पड़ा, इससे उनका स्वास्थ्य और भी गिर गया। विजयादशमी के दिन से उन्हें संग्रहणी भी हो गई। झांसी के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों ने उपचार किया, किंतु परिणाम शून्य रहा। प्रत्यक्ष उपायों और पौरस के निष्फल हो जाने पर मनुष्य अदृश्य परमात्मा को ही अपना आश्रय समझता है। महाराजा गंगाधर राव की सुस्वास्थ्य को कामना के लिए पूजा, होम, जप, अनुष्ठान आदि कराए गए। नवंबर के तीसरे सप्ताह में महाराज की दशा अत्यंत दयनीय हो गई और उनकी जीवित रहने की आशा जाती रही। अंत में प्रधानमंत्री नरसिंह राव और मोरोपंत ने राज के विषय में उनके विचार पूछे तो वह बोले, भले ही मुझे अभी तक आशा है कि मैं बच जाऊंगा, फिर भी मैं धर्मानुसार पुत्र लेना चाहता हूँ। हमारे घराने में वासुदेव नेवालकर का आनंद राव नामक एक पुत्र है, उसे गोद ले लेना चाहिए। आगे की कहानी आगे के एपिसोड में फिर सुनाऊंगी। नमस्कार।